मानस, बाकी लोग कहाँ हैं? पता नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, अभी क्लास कितने बजे खत्म हुई थी? तो आज तो क्लास 10 मिनट पहले ही खत्म हो गई थी। कितने बच्चे थे उसमें? फिर 8 7 8। अच्छा, 7 8 थे। अच्छा, जब तक मुझे ये बताओ कि ये जब बीच में जैसे स्टूडेंट्स जो ज्वाइन होते हैं ना ड्यूरिंग द सेशन, यस सर। तो उसमें एक ऊपर एडमिट का ऑप्शन दिखता है मुझे। जैसे कोई स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है ना बीच में आने के लिए, तो उसमें मुझे ऊपर एडमिट का ऑप्शन दिखता है। वो तुम लोगों को भी दिखता है क्या? नो सर। अच्छा, तुम लोगों को नहीं दिखता, मुझे ही दिखता है मतलब, बस। हाँ सर। चलो ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं। अपन को क्या करना था जी, ये डीपीपी और शीट डिस्कस करने थे, 40 क्वेश्चन। यस सर। कर लिए तुमने सॉल्व? यस सर कर लिए। अच्छा, बन रहे हैं क्वेश्चंस? हाँ सर बन रहे हैं। चलो ठीक है। क्या बात है यार, आज तो बड़े लेट हो गए बच्चे यार। 6:10 का टाइम था, 6:12 हो गया, एक ही बच्चा आया है, बताओ। अपन चालू करते हैं ना, क्योंकि 7:30 पे क्लास भी बंद करनी है फिर। तो पहले डीपीपी खोल लो। सर डीपीपी में तो कोई डाउट नहीं है। डीपीपी में कोई डाउट नहीं है, A2 में? नो सर। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया फिर तो फिर डीपीपी बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर ऐसा है तो। शीट में तो होंगे ना? सर शीट में भी। हेलो? यस सर। हाँ, शीट में भी क्या? सर शीट में 2 3 डाउट्स हैं बस। अच्छा, 2 3 डाउट्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, केवल 2 3 डाउट्स ही हैं तो, लेकिन फिर भी डिस्कस तो कर ही लेते हैं अपन। यस सर। तो शीट ही खोल लो फिर। सर मैं भी शीट ओपन कर देता हूँ। दिख रही है शीट? यस सर। सर 11th क्वेश्चन। एक सेकेंड यार, मैं थोड़ा बॉक्सेस अरेंज कर दूँ अपने। यस सर। स्क्रीन पे इतने सारे बॉक्सेस हो जाते हैं, उनको जमाना पड़ता है। एक पार्टिसिपेंट वाला अलग, फिर चैट वाला अलग, फिर सारी पीडीएफ एक के पीछे एक। हाँ, दिख रहा है? ठीक है, तो अपन कहाँ से पार्ट 2 करना था? पार्ट 1 तो खत्म हो गया था कल, है ना? यस सर। पार्ट 2 में बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है पहले। 11th क्वेश्चन। 11th, ये वाला 11th क्वेश्चन। द टोटल नंबर सर ऑफ क्लोथ। नंबर दिया। क्या? समझ में ही नहीं आया कुछ। सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन है ना 11th? हाँ सर। हाँ, एक सेकेंड, इसको अपन व्हाइट बोर्ड पे लेते हैं। ये है क्वेश्चन, राइट? एक मिनट सर। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? बोल रहा था। यस सर दिख रहा है। और ये हैं इसके ऑप्शंस। ABC तो ये है, और D है 18, है ना? यस सर। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 शीट का।
अभी हम डिस्कस कर रहे हैं शीट का क्वेश्चन नंबर 11। The total number of protons, electrons and neutrons in 12 gram of C12 is this, है ना? यस सर। तो बताओ मानस, इसमें डाउट क्या है? तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स किस में देखना है अपन को? इसमें C12 में। तो C12 का मतलब ये है कि अगेन जो अपन ने डिस्कस किया था नोट्स में भी, कॉपी में भी, कार्बन के आइसोटोप होते हैं ना, C12 और C14। तो कार्बन के दो टाइप के एटम्स होते हैं बेसिकली, एक तो 12 एटॉमिक मास वाले और एक 14 एटॉमिक मास वाले। तो कार्बन के केस में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एटम के साथ उसका एटॉमिक मास स्पेसिफाई किया जाता है ना? तो यहाँ पर वही क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि जो एटम है वो 12 एटॉमिक मास वाला है। सही है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे एक सैंपल में बहुत सारे एटम्स होंगे हाँ सर। जिनका मास 12 होगा, है ना? यस सर। तो ये जो सैंपल जनरेट हुआ इसका मास कितना दिया है टोटल? 12 ग्राम। ग्राम। इतना समझ में आ गया? यस सर। तो अब देखो अपन को क्या 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 निकालना है, एक एक करके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो यस बस सर। निकालना चालू कर दो। अब इसकी सिंपल प्रोसीजर क्या है देखो। पहले तो एक एटम में निकाल लो कितने प्रोटॉन्स है ना? अभी अपन केवल प्रोटॉन वाला समझ रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी सेम तरीके से निकल जाएंगे, ठीक है? तो एक एटम में कितने प्रोटॉन है पहले वो निकाल लो, और इस सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो निकाल लो, ठीक है? तो यस सर। इसको अपन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन C12 एटम इंटू यस सर। नंबर ऑफ C12 एटम्स। सही है। हाँ सर। तो नंबर ऑफ C12 एटम को अपन ऐसे लिख लेते हैं NC12, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला वैसे याद कर रखा है ना, कैपिटल NC12। इसमें कोई समस्या तो नहीं? ये नो सर। समझ में आ गई? यस सर। तो बस अब देखो निकालना चालू कर दो। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन C12। तो एक C12 का एटम, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। 6। और एटॉमिक मास होता है 12। तो यस सर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 6, और यस सर। एटॉमिक और मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये हो जाएंगे 12। ठीक है। हाँ सर। यस तो सर। बस अब प्रोटॉन 6 है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 है, तो न्यूट्रॉन भी 6 हो जाएंगे, है ना? आ देयरफॉर गया सर समझ में। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 6। तो बस अब एक एटम में पता चल गया अपन को कितने प्रोटॉन है, 6। 6। और ये वाला टर्म बचा नेक्स्ट, यस सर। इसको अपन वैसे ही निकाल लेंगे, मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, है ना? मास पता है अपन को 12 ग्राम, मोलर यस मास हो सर। जाएगा इसके लिए ग्राम एटॉमिक मास, अगेन 12, है ना? ये यस वैल्यू भी सर। 12 ग्राम हो जाएगी। तो बस ये वैल्यू निकल जाएगी, इसको यहाँ पे रख देना, ठीक है? यस सर। तो सॉल्व हो के आंसर कितना आएगा? ये एन, कैपिटल एन की वैल्यू तो एन ए हो जाएगी, 1.084। है ना? तो 6 इंटू एन ए यस आंसर आ सर। जाएगा। 6 इंटू एन ए मतलब 6 6 कितना होता है? 36। 36। तो इसमें पूछा क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अपन को तीनों का नंबर ऐड करना यस सर। है ना? तो ये प्रोटॉन का नंबर आएगा यहाँ से, ठीक है? ऐसे ही सेम प्रोसेस से तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो यस सर। उसका नंबर आएगा, फिर न्यूट्रॉन्स काउंट करोगे, और जो हमारा आंसर है वो दैट विल बी सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? यस सर। तो अब समझ में आ गया? यस सर आ गया। तो इसको करके देख लेना अब, है ना? अब तो हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। और अब तो ऐसे ओरली भी, अब तो ओरली हो जाएगा यार। प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, तो 6 और 6 12, है ना? और इलेक्ट्रॉन भी 6 है, यस सर। तो 18। तो टोटल 18 यानी आंसर आ जाएगा, है ना? आंसर ए। हाँ सर।
18 Na, तो 18 Na मतलब 18 6 कितना होता है? 18 8 6 18 8 6 6 1 6 और 4 10 108 108 मतलब ये ए आंसर सही है। ठीक है। 18 यस मतलब सर शॉर्ट में कर दिया 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर में 6 आता एवोगेड्रो है, नंबर तो यस सर वही अपन ने शॉर्टकट से कर दिया, तो ए सही आंसर है ना, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है उनमें 108 नहीं है, एक ही ऑप्शन में 108 है। ठीक है। ओके बाकी सर डिटेल में करोगे तो भी यस आंसर आ जाएगा। यस सर तो ये 11th क्वेश्चन था, जो शीट का 11th क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में। इसमें किसी और को डाउट नहीं तो नहीं था मानस के अलावा? ठीक है। और यार तुम लोग टाइम पे आया करो यार, अभी कितने 3 ही बच्चे आए हैं, और वो भी लेट लेट आए हो तुम लोग यार, एक ही बच्चा बस टाइम पे आया था, तो थोड़ा टाइम का ध्यान रखो यार, है ना। टाइम अपन को लेट नहीं करना है, क्योंकि क्लास लेट नहीं हो सकती, क्योंकि पीछे भी एक क्लास रहती है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी क्लास एक्सटेंड कर दूं 7:30 से। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर एक भी स्टूडेंट होगा तो क्लास टाइम पे ही चालू हुआ करेगी। ठीक है। और कोई दिक्कत है तो पहले से वैलिड रीजन बता दिया करो यार, क्यों लेट हो रहे हो। ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगली बार से सब लोग टाइम पे आएंगे। तो चलो, ये तो 11th क्वेश्चन था। और बताओ शीट में और क्या डाउट है? सर 36 एक मिनट रुको। शीट दिख रही होगी अब सब लोगों को सामने, मैंने शीट प्रोजेक्ट कर दी है। अभी हमने 11th क्वेश्चन डिस्कस किया, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में किसी को डाउट था क्या? 6 से 10 में प्रियांशी ने 14 बोला है, 14 से पहले किसी में? तो 14th क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो, it is known that an atom contains protons, neutrons and electrons. If the mass of neutron is assumed to be half of its original value, whereas that of proton is assumed to be twice of its original value, then the atomic mass of, ये क्या लिखा है, 164C will be, ये शायद कुछ और लिखा होगा क्वेश्चन में, 14 6C। ये जो है, ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है C614, है ना। इस एटम के एटॉमिक मास की बात हो रही है। तो प्रियांशी, इसमें डाउट क्या है? एक बार एक्सप्लेन करो, मैंने तुम्हें अनम्यूट किया है। मैंने ये C614 वाला नहीं देखा था, मैंने C612 कंसिडर करके कर लिया था। अच्छा अच्छा, अब हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ, अब हो जाएगा। पक्का? हम्म। ठीक है, नहीं हो तो फिर दोबारा पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, है ना, अगर ओके आंसर सर। ना मैच करे तो। ठीक है। और किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें 14th क्वेश्चन में? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओ सर और बताओ 14 के बाद किस क्वेश्चन में डाउट है? 20 तक, 20 तक किसी क्वेश्चन में? नो सर तो 20 तक नहीं है, 25 तक, 21, 21 से पहले किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? ठीक है, 21 डिस्कस करते हैं हम। द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड।
सर दो क्वेश्चन पेस्ट कर दिया आपने। क्या? सर दो क्वेश्चन कॉपी कर दिया। हाँ, अरे वो एक क्वेश्चन एक्चुअली हो नहीं पाएगा कॉपी, इसलिए दो करना पड़ा। एक मिनट रुको, इसको अपन करते हैं सही। दो क्वेश्चन कहाँ से है? दूसरा ये है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला, ए बी सी। ये यस शायद 22 क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गया। ये यही है ना अपना क्वेश्चन? यस। द वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C6H22 इज, एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन, यही है ना? 1.24, 5.025 और 16.023। हाँ 1. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 21, राइट? देखो, इसमें दो लोगों को डाउट है। द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, एक एक मॉलिक्यूल का वेट पूछ रहा है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक मॉलिक्यूल का वेट पूछ रहा है ये। तो जो हमको इसका पता है C60H22 का, जो हम मास जनरली कैलकुलेट करते हैं, मास कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे? एक कार्बन एटम का होता है मास 12 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 60, प्लस एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 इंटू कितने हाइड्रोजन एटम है 22, है ना? तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके? 12 6 जा 72, मतलब 720, 742 ग्राम। ये जो ग्राम वैल्यू है ये क्या है? ये मोलर मास है ना? मोलर मास होता है जब हम वैल्यू को ग्राम में लिखते हैं, और यही वैल्यू को हम अगर एएमयू में लिख दें, 742 AMU, तो दिस विल बिकम व्हाट? मॉलिक्यूलर मास, है ना? मॉलिक्यूलर मास ऑफ C60H22, है ना? अब प्रॉब्लम ये तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। तो वो तो 742 AMU है। अब ऑप्शन में प्रॉब्लम ये है कि AMU में कोई वैल्यू दी ही नहीं है ना? ऑप्शन में वैल्यूज किस में दी है? ग्राम में। तो अब हमें AMU को करना पड़ेगा ग्राम में कन्वर्ट, ठीक है? तो उसका हमको कन्वर्जन पता है, 742 इंटू 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना? तो बस अब क्या, इसको सॉल्व कर लो। तो 742, ये 742 इंटू 16, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 74 इंटू 16, ये कितना आएगा रफली? 16 4 जा 64, और 16 7, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, और 16 7 जा 112, तो 112। तो 112 मतलब इसका 112, और क्योंकि यहाँ पर ये 16 नहीं है, ये 166 है, तो आंसर 112 से थोड़ा और बड़ा आएगा, है ना? तो जब एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो आंसर 12 के आसपास आ जाएगा, तो बी आंसर सही आ जाएगा, ठीक है? ये तो मैंने ऑब्जेक्टिवली कर लिया, एग्जैक्टली कैलकुलेशन करना चाहो तो एग्जैक्टली कर लेना, ये वाला आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में गलती कहाँ हो गई थी, एक बार बताओ मुझे। मतलब इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही थी? चंद्रभान का डाउट है, तुम बताओ चंद्रभान, पहले अनम्यूट करके। तुम अनम्यूट कर सकते हो क्या खुद को? सर वो उसमें मैं एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट नहीं, मतलब ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट नहीं कर पाया। एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना भूल गए थे। नहीं सर, वो वैल्यू नहीं बताती उसकी, अच्छा अच्छा, नहीं हो पाया था। ये वैल्यू लिखी हुई है अपन ने कॉपी में, है ना? कॉपी में पलट के देखोगे, लेक्चर 1 में देखोगे तो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है? और कोई डाउट तो नहीं था ठीक इसमें? है सर। नो सर। प्रियांशी तुम बताओ इसमें क्या डाउट था? हाँ प्रियांशी बताओ।
तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तुमने भी वही वही मिस्टेक की थी, मतलब जो प्रोबेबल मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट कर सकता है, एएमयू में आंसर छोड़ दिया है ना। तो इसलिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑप्शंस में जो वैल्यू है, वैल्यू के साथ यूनिट पे जरूर फोकस किया करो, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 21। और बताओ आगे। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर 36। 36, एक सेकेंड बस। थर्टी सिक्स। हाँ, 36 क्वेश्चन अब निकालते हैं अपन। 36 से पहले प्रियांशी 35 का बोल रही, 35 देख लेते हैं। 35 के पहले तो कोई नहीं है किसी को। 35th क्वेश्चन ये है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड अ सेकेंड गैस वेज। कॉपी कर लेते हैं पहले इसको। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 35, है ना। क्वेश्चन 35 देखो, equal volumes of oxygen gas and a second gas weighs 1 and 19 by 8 grams respectively under the same experimental conditions. Which of the following is the unknown gas? देखो, इक्वल वॉल्यूम्स है ना, दो दो गैस दिए हैं हमको। एक तो ऑक्सीजन गैस है और एक अननोन गैस है, उसको अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ली है हमने, कैपिटल वी कैपिटल वी। दोनों का जो वेट है वो रिस्पेक्टिवली, इसका वेट आ रहा है 1 ग्राम और इसका आ रहा है 19/8 ग्राम्स। अंडर द सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अननोन गैस। ये उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये, कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस अंडर सेम कंडीशंस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, है ना। कौन सा लॉ था ये? अवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ये हमने इस चैप्टर के एंड में देखा था, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है। तो एक बार वो देख लेना अगर वो नहीं देखा है तो एवोगैड्रो ने कहा था कि जो वॉल्यूम है किसी गैस का, वो उसके मोल्स या उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो दो गैस अगर उन दोनों की वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो अब यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ X, तो हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस से कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ O2 विल आल्सो बी इक्वल टू मोल्स ऑफ X गैस। अब मोल्स का फॉर्मूला लिख दो। मास, O2 का मास दिया हुआ है 1 ग्राम, बाय मोलर मास 32 ग्राम, इज इक्वल टू X गैस का मास दिया हुआ है 19/8 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास X का हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो भाई इस इक्वेशन से मोलर मास निकाल लेना और उसके बाद चारों ऑप्शन से मैच कर लेना, चारों ऑप्शन का इंडिविजुअली मोलर मास निकालना और फिर देखना ये वैल्यू मोलर मास की कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, तो वो सी ऑप्शन से मैच कर जाएगी। ठीक है प्रियांशी, हो जाएगा क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या था? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
36 क्वेश्चन पूछा था शायद, क्या किसी ने? 35 36 ना? हाँ, एक सेकेंड। तो ये है 36 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। A high altitude balloon contains 6 gram of helium in 10 to the power 4 liter. 10 to the power 4 है ना ये, कि 104 है? एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, 10 to the सर power, 10 to the power 4 ही है। हाँ हाँ 4 ही है, 4 ही है। 10 to the power 4 liters at 240 Kelvin. Assuming ideal gas behavior, how many grams of helium would have to be added to increase the pressure to 4 into 10 power minus 3? देखो, a high altitude balloon मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे ये ज़मीन है, तो एक बलून ऊपर उड़ रहा होगा, है ना? हाई ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है, ठीक है? हमको ये बात पता है कि जो हीलियम से भरा हुआ बलून है वो इट राइजेस अपवर्ड्स इन द एयर बिकॉज हीलियम की डेंसिटी हवा से कम होती है ना? तो इसमें जो हीलियम भरी है, हीलियम का मास दिया हुआ है 6 ग्राम, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 10 टू द पावर 4 लीटर। टेम्परेचर दिया हुआ है 240 केल्विन। Assuming ideal gas behavior, how many grams of helium would have to be added to increase the pressure to इतना? तो अब प्रेशर की बात कर रही है ना, प्रेशर भी अपन को दिया है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हीलियम ऐड, मतलब कितना हीलियम हम इसमें ऐड करें, कितना हीलियम हम ऐड करें, वेट पूछ रहा है, वेट ऑफ हीलियम एडेड, ताकि इसका प्रेशर इतना हो जाए, ठीक है? तो देखो, इसमें इक्वेशन तो वही लगानी है ना? एक ही इक्वेशन पढ़ी है अपन ने, क्या? PV इज इक्वल टू NRT। अब देखो फाइनल सिचुएशन, देखो फाइनल सिचुएशन में ये क्या कह रहा है कि जो प्रेशर है वो हो जाएगा इतना, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ATM। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। हाई अल्टीट्यूड बैलून कंटेन्स 6 ग्राम ऑफ हीलियम इन 10 टू द पावर 4 लीटर, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी फाइनल सिचुएशन में, वॉल्यूम हो जाएगी V2, ठीक है? मोल्स ऑफ गैस भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा हीलियम ऐड कर दी है। पहले तो 6 ग्राम पहले से थी, है ना? बाद में हमने और हीलियम ऐड की है, तो फाइनल मोल्स चेंज हो यस सर। जाएंगे N2 और R। और टेम्परेचर अपन ने कांस्टेंट रखा है यहाँ पे, है ना? 240 केल्विन, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमको देखो, हमको N2 की वैल्यू निकालना है बेसिकली, ठीक है? क्योंकि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हीलियम वुड हैव टू बी एडेड, तो उसके लिए फाइनल कंडीशन में हम क्या निकालेंगे? मास कितना है हीलियम का, मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास तो 4 होता है। तो जैसे ही हमको मोल्स पता चल जाएंगे, हमको फाइनल कंडीशन में मास पता चल जाएगा हीलियम का, कि फाइनल कंडीशन में हीलियम कितनी भरी थी, और पहले से कितनी भरी हुई थी, 6 ग्राम, ठीक है? तो कितनी हीलियम हमने ऐड की है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हीलियम एडेड, तो वेट ऑफ हीलियम एडेड, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बाद में कितनी थी M2, और माइनस पहले से कितनी हीलियम थी, 6 ग्राम, ठीक है? तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली अपन को M2 की वैल्यू निकालने पे फोकस करना है, राइट? अब देखो, तो यहाँ पर हमको प्रेशर कितना दिया हुआ है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हीलियम वुड हैव टू बी एडेड टू इंक्रीज द प्रेशर
to be added to increase the pressure to 4 into 10 to the power minus 3 atm। ठीक है, ये वैल्यू। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। अब इसमें देखो P1 V1 ये तो पहली कंडीशन में वैल्यूज है, N1 R और T1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में और पहली कंडीशन में कौन कौन सी वैल्यू सेम रहेगी और कौन कौन सी चेंज होगी वो हमको देखना है। ठीक है, तो T1 और ये जो सेकंड कंडीशन में जो टेम्परेचर है ये भी सेम रहेगा, तो इसको हम T1 लिख सकते हैं, है ना। N1 और N2 चेंज हो जाएगा। अब ये भी देख लो कि कौन कौन सी वैल्यूज हमको पता है। अच्छा, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि अपन इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे, है ना। वॉल्यूम चेंज अपन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे और वॉल्यूम की वैल्यू हमें दी नहीं है। ध्यान से देखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, है ना, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ साइड में, तो क्वेश्चन इरेज हो गया। देखो, ये क्वेश्चन किसी से हुआ है तीनों में से? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि किसी से हुआ हो तो बताओ एक बार। सर मेरा तो डाउट है। तीनों का डाउट है? चलो ठीक है। देखो, तो ये एक इक्वेशन ये है पहली स्थिति में जब 6 ग्राम गैस भरी हुई थी, और बाद में जब हमने और गैस भर दी तो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई, है ना। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो P1 V1 इज इक्वल टू N1 R T1। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो तो P2 V2 इस तरफ हो जाएगा N2 R T2। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात यह है कि ये पूरी इस इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए, है ना। और अननोन क्या है अपने लिए? N2, क्योंकि उसी से M2 आएगा। तो मतलब बाकी सब चीजें अपने लिए नोन होना चाहिए। ठीक है, तो अपना अननोन तो ये है विदाउट अ डाउट, इसको पहले मार्क कर लो, है ना। सर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करा था इसे। तुम्हारा आ गया था आंसर? हम्म। हाँ बताओ। सर तुम्हारा पहले तरीका मैंने देखते हैं। PV इक्वल्स टू NRT में प्रेशर की वैल्यू x रख के प्रेशर की वैल्यू निकाल ली थी। तो उसमें मेरी वैल्यू आ रही थी 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, और हमें कुछ 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 चाहिए था। तो हमें 10 रेज टू द पावर -3 निकालना था, तो फिर 10 रेज टू द पावर -3 को प्रेशर की वैल्यू रख के फिर n से कैलकुलेट कर लिया था। एक मिनट रुको, पहले तुमने PV इज इक्वल टू NRT में ये सारी वैल्यूज डाल दी, मोल्स यहाँ से निकाल लिए 6 ग्राम से, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो उससे प्रेशर आ जाएगा। सही बात है, P1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद मेरी P की वैल्यू आई थी 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, और हमें चाहिए थी 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो फिर 10 रेज टू द पावर -3 और चाहिए था, तो मैंने 10 रेज टू द पावर -3 को प्रेशर में पुट करके n की वैल्यू निकाल ली। 10 टू द पावर -3 को तुमने प्रेशर में पुट करके n की वैल्यू निकाल ली। हाँ, वैसा भी सही है। और ऐसा, फिर n की वैल्यू आ गई थी हाफ मोल्स, तो फिर मोल्स हाँ को तो फिर उससे, ग्राम में कैलकुलेट कर लिया। हाँ हाँ उससे भी आ जाएगा। बस उसमें लेकिन वही है ना कि तुमने वो अज्यूम कर लिया कि वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज नहीं हो रही हम्म। है ना। मतलब वही बात यहाँ पे समझने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ पे क्लियरली बोला नहीं है कि बलून की वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है ना। ये हमें बीइंग अ स्टूडेंट हमें खुद डिसाइड करना है कि वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है सेकंड कंडीशन में। ओके सर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी तुमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब देखो, तो इस तरीके से भी वही है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ कि ये जैसे अपनी इक्वेशन है, अपन ने सर्कल कर लिया कि भाई N2 अपन को निकालना है ना। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमको N2 निकालना है, तो हमें बाकी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें पता क्या क्या है, उसको हम रेड से सर्कल कर लेते हैं। P2 हमें पता है फाइनल प्रेशर। ठीक है, N1 की वैल्यू हमें पता है 6 ग्राम के करस्पॉन्डिंग हम N1 निकाल लेंगे। और वॉल्यूम हमें पता है पहली कंडीशन में V1।
तो अब देखो, अब हमें P1 भी नहीं पता यहाँ पर, हमें क्या पता है, T1 पता है ना, T1 पता है हमें, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि इसके आगे क्वेश्चन ने और वेरिएबल्स पे कमेंट नहीं किया है, ठीक है। एज इन कि इन्होंने वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बताया, V2 के बारे में कि V2 चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ऐसे टेम्परेचर के बारे में भी नहीं बताया कि T2 चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इसमें प्रॉब्लम है। तो अब इसके लिए अब हमको मानना पड़ेगा यहाँ पर कि वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रह रहे हैं, है ना, नहीं तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन में मैथमेटिकली एक ही अननोन होना चाहिए। तो जैसे ही आप टेम्परेचर सेम मानोगे तो ये T2 से T1 और T2 सेम हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। वॉल्यूम सेम मानेंगे हम तो V2 और V1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन बेसिकली रिड्यूस होके बचेगी अपने लिए, जो अपने काम की रहेगी वो होगी P1/P2 इज इक्वल टू N1/N2, जहाँ पर N2 अपने लिए अननोन है, N1 और P2 हम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट जो रास्ते में जो वेरिएबल आ रहा है जो हमें सॉल्व करना है वो है P1। तो P1 अब हम वैसे निकालेंगे जैसे प्रियांशी ने अभी एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सही किया उसने। PV इज इक्वल टू एनआरटी आप लगाओ, पहली कंडीशन में हमको वॉल्यूम भी पता है, मोल्स भी निकल जाएंगे, T1 भी पता है, R भी पता है, तो हमारे P1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये P1 की वैल्यू हम PV इज इक्वल टू एनआरटी से निकाल देंगे। तो बस अब इस इक्वेशन में 4 वेरिएबल में से 3 तो नोन हो गए, एक अननोन है, तो N2 निकल जाएगा, है ना। N2 N2 से मास निकल जाएगा M2, और उस M2 को हम यहां पर रख देंगे। समझ में आ गया? एक्सप्लेनेशन सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। मतलब आइडियल ये क्वेश्चन थोड़ा और सिंपल होता अगर इसमें लैंग्वेज ऐसे दी होती कि अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हीलियम वुड हैव टू बी एडेड टू इंक्रीज द प्रेशर टू दिस वैल्यू कंसीडरिंग द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो तब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन टफ इसलिए हो गया है क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज पूरी लिखी नहीं है, तो हमें खुद बीइंग अ स्टूडेंट सिचुएशन को जज करना है, ठीक है। ओके सर। तो चलो, ये अच्छा सर क्वेश्चन था। अगर ऐसे केसेस में स्पेसिफाइड नहीं होगा कि चेंज हो रहा है तो फिर हम लोग कांस्टेंट नहीं ले सकते क्या? कैसा, दोबारा बोलो एक बार। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर हाँ हाँ, स्पेसिफाइड नहीं हुआ कि चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट लेके कर सकते हैं ना? मतलब देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग वैसे तो 95% क्वेश्चंस क्लियर रहते हैं, है ना। क्लियर एज इन अपन को पता रहता है कि उसकी लैंग्वेज से क्लियर होता है। अब यहाँ पर ये इन्होंने या तो जानबूझ के क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इन्होंने वो चीज़ मेंशन नहीं की है लैंग्वेज के फॉर्म में, या जो भी है। तो ऐसे 5% क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में भी आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन फाइनली IIT जेईई के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा अगर कि जेईई में कुछ क्वेश्चंस बोनस हो जाते हैं, हम्म। ऐसे सुना है किसी ने? हाँ सर, बहुत बार हुआ है। हाँ, तो वो बोनस क्वेश्चंस होने का रीजन ही वही रहता है कि जैसे मैं अगर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, तो अब मैंने ये वाला क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन कंप्लीट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है। लेकिन भाई अब किसी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आया तो वो फिर आर्ग्यूमेंट होने लगता है वहां पर, यार ये क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है। तो फिर उस पर बहस चलती है और अल्टीमेटली उस तरह के क्वेश्चन बोनस हो जाते हैं, है ना। ओके तो मैं वही समझा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो जिसमें लैंग्वेज को लेके थोड़ा वो रहता है कंफ्यूजन, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं टेस्ट में भी, ठीक है। तो उस टाइम हमको सिचुएशन देख के डिसाइड करना पड़ता है। जैसे इस टाइम अपन ने क्या किया, यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखी, दोनों सारे वेरिएबल्स लिखे, फिर हमने अंदाजा लगाया कि भाई अगर ये वैल्यू हमको नहीं पता, ये वैल्यू अगर कैंसिल आउट नहीं हो रही होगी तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। बात को समझ रहे हो ना? हम्म। तो यस। इस तरह से फिर ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक किया जाता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो और बताओ बाकी, इसके अलावा ये 36 क्वेश्चन था। 37, 37 देख लेते हैं।
क्वेश्चन 37। हाँ, 1 liter flasks are separately filled with the gases, है ना, at the same temperature and pressure। तो 4 1-1 लीटर के फ्लास्क हैं, है ना, सबका वॉल्यूम सेम है, अपन V मान लेते हैं, V। और गैसेस भरी हुई हैं, इसमें है हाइड्रोजन H2, हीलियम, ऑक्सीजन O2, ओजोन। सेम टेम्परेचर प्रेशर, तो सबका टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है ना, टीपी। तो ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन काफी क्लियर हो गया है ना, इसकी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है, इसने सब बता दिया कि भाई वॉल्यूम भी चारों का सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। तो लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दीज गैसेस प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लास्क वुड बी। तो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो देखो, अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर हम लगाएं, अब वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर ये सब तो सेम है। तो जैसे आइडियल गैस इक्वेशन अपनी होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ध्यान से देखना, अगर चारों के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और आर सेम है, तो चारों का मोल्स भी सेम होगा चारों कंटेनर में, सही बात है। तो चारों कंटेनर में गैस का मोल्स विल रिमेन सेम, है ना, मोल्स विल रिमेन सेम। तो अब मोल्स क्या होता है? मोल्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, है ना, मतलब मोल्स बेसिकली होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर पार्टिकल क्या है? एक H2 का मॉलिक्यूल, यहाँ पर पार्टिकल है एक हीलियम का एटम, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 और यहाँ पर O3, ठीक है। तो बेसिकली सब चारों में मोल्स सेम होंगे, तो चारों ही वेसल में ये N/Na रेशियो सेम होगा, ठीक है। अब Na तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चारों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चारों में विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। तो अब देखो, अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, चारों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो भाई जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा एटम होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उस वेसल में, सही बात है ना। तो अब चारों में मॉलिक्यूल सेम है, तो एटम का रेशियो देख लो, इसमें 2 एटम है, इसमें 1 एटम है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आंसर आ जाएगा 2:1:2:3, राइट। मतलब इसको ऐसे भी यस कर सकते हो थोड़ा और, मतलब और अगर मैं डिस्क्राइब करके लिखूं मैथमेटिकली, तो वैसे ओरली भी समझ में आ गया होगा, मैथमेटिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। तो कैपिटल एन H2 इज इक्वल टू कैपिटल एन He इज इक्वल टू कैपिटल एन O2 इज इक्वल टू कैपिटल एन O3, है ना। तो ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गए। अब हमने वही फॉर्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ एटम्स अगर हमको निकालना हो किसी टाइप के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में उस एटम का सबस्क्रिप्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करते जाओ, एटम की बात की है इसमें, तो इसमें कौन सा एटम है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं NH2, इसमें इन्होंने एटम्स का रेशियो पूछा है ना, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे यार? NH2 को NH/2, NH/2, NH2 को NH/2, फिर यहाँ पर N हीलियम को अपन लिखेंगे, N हीलियम ही रहने देंगे इसको तो, क्योंकि इसका सबस्क्रिप्ट 1 है। NO2 को अपन लिखेंगे NO/2, सही है। और NO3 को अपन लिखेंगे NO/3, ठीक है। तो अब इसमें अपन को रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे इसमें? देखो, मतलब इस क्वेश्चन को ओरली करना ज्यादा इजी है या ज्यादा सिंपल है, मैथमेटिकली करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। देखो, इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं हम, सबको लॉजिकली तो समझ में आ गया ना, तो मैं यस मैथमेटिकली सर। एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये जो इक्वेशन है, अब हमको इस रेशियो के फॉर्म में अगर लिखना है,
तो दो दो टर्म पकड़ लो, जैसे पहले अपन ने ये दो टर्म पकड़ लिया, तो NH बाय NHE, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, है ना। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि NH इज टू NHE विल बी इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम में एटम्स का रेशियो हो गया 2:1। अब सिमिलरली हीलियम और ऑक्सीजन में रेशियो कितना हो जाएगा, हीलियम और ऑक्सीजन में रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2, है ना। तो अगेन रेशियो वही आ जाएगा ना, 2:1:2:3, है ना। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 2:1:2:3, ठीक है। तो दोनों तरीके से समझ में आ गया, लॉजिकली भी और मैथमेटिकली भी। यस सर। यहाँ पर लॉजिकली करना ज्यादा सिंपल है ना, मैथमेटिक्स करने में ज्यादा टाइम खराब होगा। ठीक है, क्वेश्चन को फील करो क्या कह रहा है और आंसर मार्क कर दो। सर हमने इन चारों को 1 ग्राम कंसिडर कर लिया था। नहीं नहीं, 1 ग्राम नहीं। इसमें देखो, मास की इसमें अपन को बात ही नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT के हिसाब से, कहाँ लिखूं मैं, यहीं पे लिख देता हूँ नीचे। PV इज इक्वल टू NRT के हिसाब से अपन बात ये कह रहे थे कि भाई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और R तो चारों के लिए सेम आ रहा है, तो इसका मतलब चारों के लिए मोल्स भी सेम आएगा। अब मोल का दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो इसको आप मास से रिलेट कर सकते हो और इसको आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स से भी रिलेट कर सकते हो, है ना। तो अपना बेसिकली जो एरिया ऑफ फोकस है इस क्वेश्चन में, वो मास अपना है ही नहीं, क्योंकि मास ना तो क्वेश्चन में दिया है और ना ही पूछा गया है ना। बेसिकली जो अपना डिस्कशन हो रहा है वो नंबर ऑफ एटम्स पे हो रहा है, तो हम इस इक्वेशन का ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे जिसमें नंबर आ रहा है एक साइड तो, और दूसरी साइड आ रहे हैं मोल्स, ठीक है। तो मास पे हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रियांशी समझ में आया जो तुम्हारा डाउट था? हम्म। ठीक है, और किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो अगला क्वेश्चन बताओ अगर इसमें डाउट नहीं है तो। ये 40 तक और किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? नो सर। अच्छा अच्छा, 40 तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इसमें कितने क्वेश्चंस बच रहे हैं, 57, 60, ठीक है। तो ठीक है, अब DPP खोल लो, DPP डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड मैं भी ओपन कर लेता हूँ। DPP दिख रही है तुम लोगों को? यस सर। A2 डिस्कस करना था अपन को, है ना। बताओ A2 में 1 से 5 में कोई समस्या? सेकंड, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट इज फाउंड इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स। कॉपी पेस्ट करते हैं इसको।
ये है क्वेश्चन नंबर 2 बीपीपी का, बीपीपी A2 का क्वेश्चन 2. An element is found in nature in two isotopic forms with mass numbers A-1 and A+3. If the average atomic mass of the element is found to be A, then the relative abundance of the heavier isotope in the nature will be. तो ये क्वेश्चन तो वैसे सिंपल ही लग रहा है. प्रियांशी एक बार अनम्यूट करके बताओ इसमें तुम्हें समस्या किस पॉइंट पे आ रही है. सर मेरा आंसर 600 आ रहा है. 600 आ रहा है. 600 तो नहीं आएगा. मतलब रिलेटिव अपेंडेज परसेंटेज में पूछा है तो वो 100 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता है ना. देख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है. देखो वही एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाना है ना. दो टाइप के आइसोटोप दिए हैं. अपन मान लेते हैं एटम X है, तो एक जिसका एटॉमिक मास A-1 है, दूसरा जिसका एटॉमिक मास A+3 है ना. फिर अब इसका एवरेज एटॉमिक मास दिया है अपन को कैपिटल A, तो इसको अपन X% मान लेते हैं. ये X% है, तो ये वाला हो जाएगा दूसरा वाला 100 - X%. ठीक है. तो बस अब इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे अपन. परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास एक का, तो X इंटू A-1 प्लस 100 - X इंटू A+3 डिवाइडेड बाय 100. ये सबको पता है. फॉर्मूला लिखने में कोई समस्या तो नहीं कि ये कैसे लिखा. तो ये जो है अपन को अब क्या निकालना, क्या है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप. हेवियर आइसोटोप कौन सा है, A+3. तो A+3 का परसेंटेज बताना है हमें बेसिकली. तो हमें 100 - X की वैल्यू बताना है क्वेश्चन में. ये हमारा आंसर होगा, है ना. तो अब इसको सॉल्व करना चालू करो. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100A इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा XA माइनस X प्लस 100A प्लस 300 माइनस XA माइनस 3X, है ना. इसको सॉल्व करेंगे, X से कैंसिल हो गया, 100A कैंसिल हो गया, तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 4X इज इक्वल टू 300, है ना. 4X इज इक्वल टू 300, तो X हो जाएगा 300/4 मतलब 75. तो 100 - X हो जाएगा 25. तो 25% अपना सही आंसर आ जाएगा, है ना. प्रियांशी इसमें डाउट क्या था, कहाँ कैलकुलेशन एरर हो गया था. सर मैंने सेम चीज यूज करी थी लेकिन फिर शायद कैलकुलेशन एरर हो गया होगा. अच्छा अच्छा ठीक है. तो यहाँ पे देख लेना कैलकुलेशन, है ना. और बताओ इसके अलावा. सेकंड क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन के बाद और बताओ. फिफ्थ तक, थर्ड से फिफ्थ तक कोई डाउट. नो. फिफ्थ में है ना. फिफ्थ देख लेते हैं अपन. 360 ग्राम क्वेश्चन 5. तो 360 AMU of glucose it contains. तो इसमें डाउट क्या है प्रियांशी, बताओ थोड़ा. सर ये तो सिर्फ 360 AMU दिया हुआ है, निकालेंगे कैसे.
60 एमयू दिया हुआ है ना, क्वेश्चन 360 दिया है। नहीं 360 दिया हुआ है। हाँ वो गलत कॉपी कर लिया अपन ने, 360 एमयू दिया हुआ है। तो देखो 360 एमयू ऑफ ग्लूकोज, तो एमयू को पहले तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो एमयू को ग्राम में या इसका इसका मोलर मास एक बार इसका एटॉमिक मास निकाल के, सॉरी मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखो ग्लूकोज का, ग्लूकोज का तो 180 AMU। हाँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास अगर निकालोगे तो ये 180 AMU आएगा, ठीक है। 180 AMU, 180 AMU का मतलब है ये एक मॉलिक्यूल का मास है ना, मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर वैल्यू अपन को दी है 360 AMU, है ना, विच इज डबल ऑफ 180। तो इसका मतलब ये है कि अपने पास जो सैंपल है उसमें दो ही मॉलिक्यूल है ना, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो एक का मास 180 है तो दो मॉलिक्यूल्स का मास 360 AMU हो जाएगा टोटल। अब ऑप्शंस चेक कर लो, तो ए ऑप्शन कह रहा है टू, ऑप्शन डी। हाँ 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स तो नहीं है, 2 मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स और मोल्स में फर्क होता है। ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन कहाँ गया, बी ऑप्शन नीचे है 24 हाइड्रोजन एटम्स, 24 हाइड्रोजन एटम होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल में 24। सी ऑप्शन कह रहा है 12 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, 12 मोल्स तो होगा ही नहीं, यहाँ पे मोल्स में बात ही नहीं हो रही है, अभी तो मॉलिक्यूल्स में बात हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। और डी है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तो ये भी सही है। इसके क्या दो आंसर सही है क्या, इसके आंसर है तुम्हारे पास डीपीपी के? तुम लोगों के पास इसके आंसर्स हैं क्या? रुको पहले मैं आंसर्स दे देता हूँ यार, मैं तुम्हें देना भूल गया था। आंसर्स में बता देता हूँ, वो नोट कर लो, है ना। इनफैक्ट मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। देखो मैं डीपीपी के आंसर्स लिख रहा हूँ, तुम लोग मिला लेना है ना, तुम्हारे जो भी आंसर्स आए हैं उससे। फर्स्ट का सी, सेकंड सी, थर्ड डी, फोर्थ सी, फिफ्थ, फिफ्थ का है बी डी, फिर सिक्स्थ का है ए सी, सेवेंथ का है बी बॉल, एट्थ का है बी, नाइन्थ का है 9, टेंथ का है 10, 11th का है 24, ट्वेल्थ का है 12th मैच द कॉलम है, मैं इसके आंसर्स यहाँ पे लिख देता हूँ। 12th के आंसर्स हैं, ए का है QST, QST, फिर बी का है PRS, PRS, फिर सी का है S, और डी का है ST, नहीं सॉरी S नहीं आएगा डी में, केवल T है, ठीक है। तो ये आंसर्स हैं, है ना, इनको लिख लो, इनको मिला लो, और अब डाउट पूछो जो जो आंसर मैच नहीं कर रहे। जिन क्वेश्चंस पे डीपीपी में स्टार लगा होता है उन क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स करेक्ट होते हैं ना, एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। नोट कर लिए क्या सबने आंसर्स? Yes. तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा था ये, पांचवा, है ना, क्वेश्चन 5। तो ये मल्टीपल करेक्ट आंसर था ना, इसमें देखोगे तो इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो इसके दो ऑप्शन सही हैं, बी और
डी। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया प्रियांशी? यस सर। ठीक है, और देख लो इसके बाद किसमें डाउट है बता दो। सिक्स्थ से लेके फिर ये अपना कॉम्प्रिहेंशन है, 11th क्वेश्चन है, फिर मैच द कॉलम है, नो डाउट सर। किसी को नहीं है किसी में ना, मतलब हो गए ये सारे बाकी के क्वेश्चंस 12 तक। यस। ठीक है, तो अपन पहले तो अगली क्लास के लिए वो होमवर्क लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया डीपीपी का। शीट में, शीट तो अब खत्म ही कर देना यार, पूरी ही डिस्कस कर लेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। शीट में कितने क्वेश्चंस करोगे? 40 तक तो अपन ने आज किए, इसमें बचे हैं अब क्वेश्चन है 60 तक है ना, तो 20 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो एक तो ये होमवर्क लिख लेना कल के लिए पहले, कल का होमवर्क हो जाएगा एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन 41 टू 60। सर कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा? हाँ, और कल से अपन मोल कॉन्सेप्ट चालू कर देंगे। ठीक, कल से मतलब नया चैप्टर चालू कर देंगे, है ना। ओके सर। और तो बाकी अभी तो और कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? अपना 15 मिनट तो बचा है क्योंकि अभी तुम लोग को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। A3 वालों का टेस्ट कब? A3 वालों का टेस्ट यार अभी मतलब फिलहाल तो 23 तारीख को A1 A2 वालों का है। A3 वालों का शायद उन मतलब 23 के बाद या तो अगले हफ्ते होगा, मोस्ट प्रोबेबली तो अगले हफ्ते होगा। मतलब 23 के 7 दिन कितना हो गया, 30 तारीख, 30 31 के आसपास होगा, या तो नहीं तो उसके नेक्स्ट वीक होगा, है ना। इस रेंज में हो जाएगा ओके सर। तुम्हारा टेस्ट। ठीक है, उसके अलावा कोई डाउट हो कि कोई केमिस्ट्री पढ़ने में कोई समस्या तो नहीं आ रही किसी को? नो सर। बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं, फिजिक्स मैथ्स अच्छे चल रहे हैं। मजा आ रहा है तीनों में? यस। चलो ठीक है, अभी तो वर्कलोड कम है तो अभी अच्छे से पढ़ाई होगी, है ना। अभी धीरे धीरे जब वर्कलोड बढ़ेगा तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ना चालू होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करके रखना खुद को, है ना। मेंटली टफ रहना पड़ेगा थोड़ा हमें। ठीक है, अभी स्कूल वगैरह का क्या सीन है, तुम लोग का चालू है अभी? नो अभी तो सर। नहीं होगा, अभी तो नहीं हुआ होगा ना। यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को इसके केमिस्ट्री के अलावा इन जनरल कुछ सर डाउट हो? आपके यूट्यूब चैनल का नेम क्या था? मेरा नाम, नहीं सर, यूट्यूब चैनल का नेम जिस पे आप ये लेक्चर्स डाल रहे हैं। यही यही नाम है, ऋतिक नरवरे। ओके सर। देख लेना, अगर नहीं मिले तो बोल देना, मैं ग्रुप पे लिंक भेज दूंगा एक बार, है ना। ये सर आप A2 के ग्रुप में लिंक भेज देंगे? A2 के ग्रुप में भिजवा दूंगा मैं, बिल्कुल। ओके सर, आप A2 में भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल भेज दूंगा, मैं लिख लेता हूँ यार, नहीं तो मैं क्या भूल जाता हूँ कई बार।
A2 में लिंक भेजना है यूट्यूब चैनल का, है ना? और बताओ, और कुछ दिक्कत किसी को? फिजिक्स में कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है फिजिक्स में, मैथ्स में, सभी सब्जेक्ट्स में? यस ठीक है, किसी हाँ को सर। और कुछ डाउट तो नहीं पूछना, मतलब केमिस्ट्री के अलावा इन जनरल, आईआईटी से रिलेटेड या आईआईटी प्रिपरेशन से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड या केमिस्ट्री के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड? आईआईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस रहते बराबर रहते हैं तीनों के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इक्वल वेटेज। हैं? ओके अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20-20-20, अगर 75 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 ईच, इस टाइप से। बाकी रिलेटिवली मैथ्स थोड़ा टफ रहता है ना? मतलब टफनेस लेवल की अगर अपन बात करें तो मैथ्स थोड़ा टफ रहता है, और फिजिक्स उसके बाद थोड़ा कम टफ रहता है, और केमिस्ट्री उसके बाद सबसे कम टफ रहता है जनरली, है ना? ओके सर। अब इसमें एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं ना, कई बार मैथ्स आसान हो जाता है, लेकिन जनरल ऑर्डर तो ये है। ठीक है, ये जब तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें पढ़ते टाइम भी महसूस होगा, है ना? आगे जाके जब चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा जल्दी बनेंगे रिलेटिव टू मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स में कैलकुलेशन वाला पोर्शन थोड़ा लंबा रहता है, तो इसलिए क्वेश्चंस थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं मैथ्स में। और कोई डाउट? नो सर। तो ठीक है, फिर अपन क्लास टर्मिनेट करें, अपन फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, है ना? ठीक है, तो फिर मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ।